सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका खुशबू मन वर्मा आज आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ आपके कवि हरिवंश राय बच्चन की दोनों रचनाओं के प्रश्नोत्तरी। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की दो कविताएं देखी। एक दिन जल्दी जल्दी ढलता है और दूसरी कविता आत्म परिचय। इन दोनों पाठ का भावार्थ हमने समझा, कवि के व्यक्तित्व को समझा, उनकी साहित्यिक विशेषताओं को समझा। अब इस समझ को बनाने के बाद हम पाठ के प्रश्नोत्तरी पर की ओर चलेंगे और पाठ की प्रश्नोत्तरी में हम इन तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: कविता के साथ, कविता के आसपास और आपसदारी। इन तीनों बिंदुओं के अंतर्गत हम अपनी समझ को और पुष्ट करने का प्रयास करेंगे कि कविताओं को हमने किस हद तक, कहां तक समझा। ये इन प्रश्नों को, इन तीनों बिंदुओं के प्रश्नोत्तरी को हल करने के बाद हमको समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कविता के साथ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं, दोनों रचनाएं आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कविता के साथ को। कविता के साथ के अंतर्गत पहला प्रश्न है बच्चों, कविता एक ओर जग जीवन का भाग लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगने वाले इन कथनों का आशय क्या है? आपको कविता पढ़ने के दौरान, कविता का भावार्थ समझाने के दौरान यह बेहतर बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को भूल रहे हैं या उस कक्षा को भूल रहे हैं तो कृपया वीडियो रिपीट करें और उसे देखने का प्रयास करें। तो बच्चों, मैं यह बताना चाहती हूँ कि ये दोनों कथन, इस तरह के कवि जो भी लिखते हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जैसी रचनाएं लिख रहे थे, उस दौर में जितने भी कवि थे ये विरोधाभासी कथन वो लिख रहे थे। जैसे अगर हम अज्ञेय की पंक्तियों को पढ़ेंगे तो वो एक पंक्ति ये भी लिखते हैं, यह दीप अकेला, इसको भी पंक्ति को दे दो। कविता में और पंक्तियों में और इस कविता में और भी पंक्तियां हैं। यह दीप अकेला मदमाता जगमगाता है, इसे भी पंक्ति को दे दो। ठीक है, पंक्ति मतलब पूरी लाइन, पूरे समाज को देने, अकेला है पूरे समाज को देने की बात है। यहाँ भी यह अकेले हैं, जग का ध्यान नहीं करने वाले हैं, फिर भी जग जीवन का भाग लिए घूम रहे हैं, फिर भी कभी भी जग का ध्यान नहीं करते। यानी कि एक लक्ष्य इन्होंने, इस विरोधाभासी कथन से कवि यह बताना चाहता है कि उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। एक विवेकपूर्ण सोच से उन्होंने अपने जीवन को निर्धारित किया कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, और जब वो इस काम में लग जाते हैं तो फिर वह किसी का ध्यान नहीं धरते। वो जान रहे हैं कि उन्हें जो करना है, उनका जो काम है, वो बिल्कुल सच्चे रास्ते पर चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कवि है कि संसार में रहते हुए प्रत्येक कष्ट झेल सकता है। अपनी मनमौजी प्रवृत्ति के कारण वह समाज की रीतियों का विरोध करता है। समाज की सारी रीतियां स्वीकारने योग्य नहीं है। कुछ उनमें कुरीतियां भी हैं जिन्हें, अगर हमें इस प्रगतिशील समाज में रहना है तो उन कुरीतियों को छोड़ना भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर यह हुआ कि हम हों या आप हों, समाज से पृथक नहीं रह सकते। अपने लेवल से जो भी सोचें, जो भी करें, पर समाज से बिल्कुल कट कर नहीं रह सकते। हम कितना भी स्वच्छंदतावादी हों, कितना भी आधुनिक हों, लेकिन समाज से जुड़ना ही हमारी नियति है। समाज को लेकर चलना ही हमारा ध्येय होना चाहिए।
ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत से पुरातन पंथी हैं, जो अंधविश्वास हैं, उसको भी हम लेकर चलें। ये नहीं कहा जा रहा है। जो गलत चीजें हैं, जो कुरीतियां हैं, जो बुरी चीजें हैं, उन्हें छोड़ते चले और नई चीजों को अपनाते चले। दूसरा प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? कविता के साथ का यह दूसरा प्रश्न है बच्चों, क्योंकि जहाँ पर भोजन होता है वहीं पर उसे खाने वाले लोग होते हैं, केवल बनाने वाले लोग नहीं होते। केवल यदि बनाने वाले लोग होंगे तो खाएगा कौन, उसके मर्म को समझेगा कौन? तो बच्चों, जहाँ पर इसी समाज में हर प्रवृत्ति के लोग हैं, अच्छे प्रवृत्ति के लोग भी हैं, बुरे प्रवृत्ति के लोग भी हैं, दोनों एक ही जगह पे हैं, एक ही जगह पे लोग रहते हैं, और ये दुनिया जो है हर प्रकार के लोगों का आश्रय देती है और इसके मर्म को कोई नहीं समझ सकता। तीसरा प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में शब्द की विशेषता बताइए। यहाँ और जो शब्द है बच्चों, यहाँ हर जगह और का एक भिन्न अर्थ है। जैसे मैं और यानी मैं बिल्कुल अलग हूँ, जग बिल्कुल अलग है, दोनों में डिफरेंसेस है। मैं जग और, मैं और जग और, है ना, और जग और यहाँ एंड है, और दूसरा और क्या है, अदर्स के सेंस में है। ठीक है, मैं अलग हूँ और ये संसार भी अलग है, हम दोनों में कहीं भी कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से एक ही शब्द को अलग अलग अर्थ में एक ही साथ यूज करने से सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है और उसको समझने का एहसास होता है। ठीक है, और जो बीच में आया है और जग और यहाँ पर समुच्चय बोधक वाक्य यानी कि जोड़ रहा है। ठीक है, वाक्य को जोड़ रहा है। और यहाँ पर यमक अलंकार है। कोशिश करूंगी अगली कक्षा में आपको कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों का जो आपके पाठ में प्रयुक्त हुए हैं एक वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें आपको अलंकार की एक सामान्य समझ समझाया जाएगा, बताया सिखाया जाएगा। ठीक है। चौथा प्रश्न है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग यानी कि बहुत ही शांत स्वर में कोई बात हम कहें और वह बहुत प्रभावकारी हो, असरदार हो। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का कमाल होता है कि शांत ढंग से भी कहें तो बच्चे बात सुनते हैं। जैसे आप ही की क्लास में आपने देखा होगा, बहुत बार बहुत से शिक्षक आते हैं जिनकी बात आप सुनकर अनसुनी कर देते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसे भी शिक्षक आपकी कक्षा में आते होंगे जिनकी कक्षा को सुनना आपको अच्छा लगता होगा, जिनकी बातों को मानने में आपको आनंद आता होगा, आप उसको बहुत ही सहज ढंग से खुशी खुशी करते होंगे। यही व्यक्तित्व का अंतर है बच्चों। तो शीतल वाणी में आग यानी कि बात के असरदार होने से है। और यद्यपि कवि ये सारी बातें मधुर वाणी में कर रहा है, मीठी बातों मीठे मीठे बोल कर रहा है, फिर भी उसकी बात में, उसकी वाणी में विद्रोह छलकता है और उससे भी ज्यादा या गुस्से से भी ज्यादा या आग से भी ज्यादा विनाशकारी है, प्रलयंकारी है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, क्योंकि आपके दिन जल्दी जल्दी ढलता है पाठ से है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो बच्चों, बार बार हम या किसी की भी बच्चे अपने घर से बाहर क्यों झांकते हैं? जब उनके मम्मी पापा नहीं होते, उन्हें उम्मीद होती है कि वो मेरे लिए कुछ लाएंगे। यहाँ पर बच्चे नीड़ों से यानी अपने अपने घोंसलों से क्यों देख रहे हैं? उन्हें उम्मीद है शाम होने को है, उसके पेरेंट्स आएंगे, अभिभावक आएंगे और उनके लिए भोजन लाएंगे। ठीक है। और
उनको बार बार देख कर कि मेरे बच्चे झांक रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं, अभिभावक भी जल्दी से घर जाते हैं। उनके मन में यह भावना होती है कि बच्चे बार बार मेरा इंतजार कर रहे होंगे, घर से बाहर आके देख रहे होंगे, और इस लगन में वो भी बहुत तेजी से घर पहुंचने की सोचते हैं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? तो बच्चों, आपको कक्षा के दौरान भी इस पाठ को समझाया गया था। इन प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्नों को समझाने की भावार्थ में भी कोशिश की गई थी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ढलता है, यह जस्ट एक टेक है ना। टेक कहने का मतलब है बच्चों कि इस बात की अनुगूंज ये बार बार आएगा, मन में ये शब्द बना रहता है, अनुगूंज होती रहती है कि यह फिर आएगा। यानी कि बात की तीव्रता का एहसास कराने के लिए हम किसी भी काव्य पंक्ति में टेक का प्रयोग करते हैं। उसके महत्व को स्थापित करने के लिए हम टेक का प्रयोग करते हैं, और इस तरह मन में एक जज्बा भी उत्पन्न होता है। कविता के आसपास यह था आपका कविता के साथ के सातों 6 प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे कविता के आसपास। कविता के आसपास का एक प्रश्न आपका दिया हुआ है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? यह प्रश्न बच्चों कवि के दोनों पाठ को साझा करते हुए उसकी साहित्यिक विशेषताओं की ओर इशारा करता है। साहित्यिक विशेषताएं आपको बताई गई हैं हरिवंश राय बच्चन की, और यह बताते हैं कि इस कविता को ध्यान में रखकर आप यह बताने का प्रयास कीजिए कि संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी खुशी कैसे हम रह सकते हैं। तो देखिए, संसार हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हमको जीना ही है, हर हाल में जीना है। तो रो धोकर जीने से अच्छा है कि हम हंसी खुशी जिए और बड़े ही विश्वास के साथ जिए, आनंद पूर्वक जिए। कष्ट में रहकर हम उन चीजों का आनंद नहीं ले सकते जो खुशियां प्रतिपल हमारे पास, हमारे जीवन से गुजरती हैं, हमारे वक्त से गुजरती हैं। ठीक है, तो उन सांसारिक दुखों की परवाह न करते हुए हमें एक लक्ष्य की ओर समर्पित होना है, जो लक्ष्य आपका है कि आपको एक व्यक्तित्ववान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति बनना है। एक ऐसे व्यक्तित्व का मालिक होना है जिसे देखकर लोग पसंद करें और कह उठे, वाह क्या व्यक्ति है, क्या बच्चा है, क्या इंसान है। तो ये सोच जब हमारे मन में होगी तभी बच्चों हम मस्ती पूर्वक, उल्लास पूर्वक जीवन जी पाएंगे। इसके बाद तीसरा है आपसदारी, यानी आपस में साझा करने की बात है। हम आपस में साझा करें तो क्या साझा करने कहता है यहाँ कवि इस पाठ में। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता के कुछ पंक्तियां दी जा रही हैं। क्या पाठ में दी गई आत्म परिचय कविता से इसका कोई संबंध दिखता है? पाठ आपने बेहतर पढ़ा है बच्चों। जयशंकर प्रसाद की ये कविता है, यह भी उनका आत्मकथ्य, जैसे ये आत्म परिचय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के थी, यानी कि आत्मकथा जो उन्होंने अपने मन की बात कही, अपना परिचय दिया, वो काव्य के जरिए दिया, काव्य खंड के जरिए दिया, पद्य के जरिए दिया। उस समय गद्य लेखन आत्मकथा के रूप में इतना विकसित नहीं था, ये कह सकते हैं। तो कुछ कविताओं में लिखने की पारी थी, या बहुत विस्तृत तौर पर जिन्हें नहीं लिखना था अपने बारे में, उन्होंने कविताओं में इसे ढालने का अपने जीवन को प्रयास किया। उन्हीं में एक थे जयशंकर प्रसाद, जिनकी कविता मुझे लगता है 10वीं कक्षा में आपने पढ़ी होगी। और कविता है, ध्यान से सुनेंगे। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, जीवन को उड़ेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की,
छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। दोनों पंक्तियां पढ़नी हैं, ये आपको खुद से करने के लिए पढ़िए, कुछ मेहनत कीजिए कि क्या आपको कक्षाओं से कुछ समझ में आया, क्या आप इन दोनों कविताओं को तुलना करने में समर्थ हो पा रहे हैं। कमेंट कीजिए। धन्यवाद।